नमस्कार साथियों, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? दीपावली नज़दीक आ रही है तो घर जाने का मन भी कर रहा होगा, और थोड़ा देर अभी दीपावली में टाइम है तो कुछ दिन और बिताइए अभी, क्योंकि ज़्यादा समय है दीपावली पे गांव जाने में हमें व्यतीत नहीं करना है। 2-3 दिन सफिशिएंट है, उसी में आपको क्लास वगैरह देखनी है ताकि प्रॉपर रिवीजन हो सके और जो आपकी कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चल रही है उसमें आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8, और उसके 8-9 के बाद में फिर 2 और क्लासें बचेगी, फिर इंडियन इकोनॉमी हमारा सर्वे पूरा हो जाएगा और उसके बाद में हम जो बेसिक इंडियन इकोनॉमी है वो शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है रोजगार एवं कौशल विकास गुणवत्ता की ओर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इससे संबंधित है। तो देश में रोजगार की क्या स्थिति है, कौशल विकास से संबंधित सरकार की क्या प्रयास है, सरकार कौशल विकास से संबंधित क्या देख सोच रही है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले सरकार ये कह रही है कि हमारे हेडिंग से क्या पता चल रहा है, गुणवत्ता की ओर। इसका मतलब हमारे देश में जो रोजगार और कौशल विकास है वो गुणवत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब हमारे क्षेत्र में जो रोजगार या फिर कौशल विकास हो रहा है उसमें क्वालिटी है, उस क्वालिटी में क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ के जो युवा वर्ग है वो और ज्यादा क्या हो रहे हैं, स्किलफुल हो रहे हैं। ठीक है, कैसे स्किलफुल हो रहे हैं वो अब देखते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जनसंख्या अनुमानों के आधार पर 2022-23 के भारत का कार्यबल लगभग 56.5 करोड़ होने का अनुमान है। ये डेटा हमने पहले भी पढ़ रखा है कि भारत में जो कार्यबल, जो कार्यशील जनसंख्या है वो कितनी होने का अनुमान है, लगभग 56.5 करोड़ होने का अनुमान है। ठीक है, अब कार्यशील जो कार्यबल जनसंख्या किसे कहते हैं, जो 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु का जो ग्रुप होता है, जो कार्य करने में क्या होता है, सक्षम होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कार्यशील जनसंख्या। फिर जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण है उसके अनुसार युवा, युवा किसको कहेंगे, ये पूछे जा सकते हैं। 15 से 29 वर्ष की आयु का वर्ग है वो युवा कहलाता है। बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% से घटकर 2022-23 में 10% हो गई है। ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत में वर्तमान में बेरोजगारी दर लगभग कितनी है। तो भारत में वर्तमान में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितनी है, लगभग 10% है। तो ये आपको फैक्ट है वो ध्यान में रखना है। इसका मतलब पहले बेरोजगारी दर थी लगभग 17%, अब कम होकर कितनी होगी, 7%। इसकी ये दर्शाता है कि भारत में, ये फैक्ट दर्शाता है कि भारत में है जो कि बेरोजगारी की दर उत्तरोत्तर क्या हो रही है, कम हो रही है। युवाओं में रोजगार है वो बढ़ रहा है, कौशल डेवलपमेंट हो रहा है, कौशल डेवलपमेंट होने से क्या हो रहा है, रोजगार बढ़ रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला स्लाइड कि 2020-21 में 77 लाख गिग इकोनॉमी में कार्यरत थे, जो कुल कार्यबल का लगभग 1.5% है। ये फैक्ट आपको याद रखना है क्योंकि आज के जो इंडियन इकोनॉमी में है, इंडियन इकोनॉमी में गिग इकोनॉमी अपनी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। अब पहले समझेंगे कि गिग इकोनॉमी क्या होता है। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है और अखबारों की सुर्खियों में या फिर आप सोशल मीडिया में देखते हो, गिग अर्थव्यवस्था, गिग इकोनॉमी, गिग श्रमिक, ये वर्ड पढ़ते होंगे। सबसे पहले आप देख लेते हैं गिग वर्कर्स क्या होता है। तो गिग वर्कर्स समझेंगे तो गिग इकोनॉमी अपने आप समझ में आ जाएगी। गिग वर्कर्स, गिग वर्कर्स, गिग वर्कर्स में देखते हैं कोई एक संगठन होता है, मान लो ये कोई संगठन है, ए संगठन है। तो इस संगठन के द्वारा कुछ श्रमिक होते हैं, यहां हो गए श्रमिक, मल्टीपल श्रमिक हो गए, ये क्या हो गए, श्रमिक। तो एक संगठन और श्रमिक, ये श्रमिक होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक संगठन एवं श्रमिकों के बीच में होने वाला जो अल्पकालिक, कौन सा, इसमें वर्ड आते हैं अल्पकालिक, स्वैच्छिक
एवं अस्थायी समझौता। कौन कौन सा समझौता है? अल्पकालिक, स्वैच्छिक एवं अस्थायी, सॉरी है ना, अस्थायी समझौता क्या कहलाता है? गिग कहलाता है। अब क्या होता है इसको समझते हैं। कोई संगठन है बड़ा, दूसरी कंपनी मान लो, आप जोमेटो मान लो या फिर रिलायंस मान लो, वो कंपनी, उसमें उसको काम करने के लिए वर्कर चाहिए। वो वर्कर कितने चाहिए? शॉर्ट टाइम के लिए। तो उसने कुछ बेरोजगार युवा बैठे थे, उनको फोन किया, उनको फोन करके बोला कि सर ये काम है, आप करोगे क्या? तो उसने कह दिया ये बेरोजगार बैठ रहा है, इसने कहा ठीक है कर दूंगा। तो ये क्या हो गया? गिग। इसका मतलब क्या हो गया? संगठन और श्रमिक दोनों की जरूरत थी, और इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक तो शॉर्ट टर्म होता है, मतलब ये परमानेंट जॉब नहीं होती, पहली चीज। दूसरी होता है स्वैच्छिक होता है। स्वैच्छिक का मतलब अगर श्रमिक चाहे, श्रमिक जब चाहे तो संगठन को छोड़ सकता है, संगठन जब चाहे तो इस श्रमिक को क्या जॉब से निकाल सकता है, क्योंकि ये द्विपक्षीय होता है। ठीक है, दोनों पक्ष है वो स्वतंत्र होते हैं अपने निर्णय लेने में। तो स्वैच्छिक हो गया। अस्थायी, अस्थायी का मतलब ये टेम्परेरी नहीं होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है ये। और क्या होता है? ये एक तरह का समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसको क्या कहेंगे हम? गिग। ठीक है, और गिग, इसमें काम करने वाला वर्कर्स कौन क्या कहलाते हैं? गिग वर्कर्स। आप एग्जांपल से समझ दें, जैसे सब देखते हैं आजकल जोमेटो, जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, ये जोमेटो बॉय जो भी होते हैं, स्विगी वाले, ये हमें जो ऑर्डर हमारा डिलीवर करने आते हैं, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कौन से होते हैं? ये गिग वर्कर्स होते हैं। फिर आजकल जो रैपिडो वाले, उबेर, ओला, उबेर, ओला, ये जो सारे काम करने वाले लोग कौन से हैं? गिग वर्कर्स है। इसका मतलब मान लो जोमेटो में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया? जोमेटो का जो मालिक है और जो काम करने वाला वर्कर है, इनके बीच में एक समझौता हो गया है। और समझौता, ये समझौता कब तक है? ये जोमेटो डिलीवरी वाला वो कहेगा नहीं मैं 2 महीने बाद जॉब छोड़ रहा हूँ, तो ये जॉब छोड़ सकता है। अगर जोमेटो वाला जो कंपनी है उसको ये बंदा पसंद नहीं आ रहा, तो ये अभी अपनी कंपनी से इसको टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? पर्टिकुलर फिक्स पैसा होता है इनको, इनका ऑर्डर पे होता है कि पर ऑर्डर आप इतना किलोमीटर हो गए, जो भी इनका सिस्टम होता है, जो भी इनकी व्यवस्था नियम होते हैं, उसके हिसाब से इनको क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं। तो ये क्या हो गया? गिग वर्कर्स। और इससे द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? गिग इकोनॉमी। ठीक है, 2020-21 में 77 लाख श्रमिक है वो गिग इकोनॉमी में कार्यरत थे, जो कुल कार्यबल का लगभग 1.5% है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये दिखाता है कि भारत में गिग वर्कर्स की संख्या क्या हो रही है? उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। ठीक है, और गिग वर्कर्स के लिए कोई सामाजिक संहिता, क्योंकि ये टेम्परेरी जॉब होती है, इनको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है, इनके लिए कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ी इनकी गिग वर्कर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इनकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो है नहीं है, जॉब की सुरक्षा भी इसमें इनके लिए नहीं होती है। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 गिग प्लेटफॉर्म श्रमिकों को शामिल करने के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों को दायरों का विस्तार करने की एक महत्वपूर्ण प्रगति है। तो अब गिग वर्कर्स में 2-3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। कितने लोग हैं? लगभग 77 लाख। और कुल कार्यबल का कितना है? 1.5%। और इनके लिए एक संहिता बनी हुई, उसका नाम क्या है? सामाजिक सुरक्षा संहिता। भारत, राजस्थान में आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान में जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए एक एक्ट भी लेके आया था, और ऐसा करने वाला राजस्थान है, जो कि देश में प्रथम राज्य है जिसने गिग वर्कर्स के लिए कोई अधिनियम या कानूनी बिल लेके आए थे। तो ये हो गया हमारा गिग वर्कर्स। उसके बाद में हम देखते हैं ग्रामीण रोजगार और विकास। भारत दुनिया में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 11% दो रखता है। दुनिया की जितनी भी जो एग्रीकल्चर करने जैसी भूमि है, उसका 11% भूमि किसके पास है? लैंड भारत के पास है। और भारत दूध, मसालों और जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद कर लेना, पूछा जाता है प्रायः। दूध, फिर दाल और जूट के उत्पादन में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है। ठीक है, और फल सब्जियों में दूसरे स्थान पर है। फलों और सब्जियों में हम सेकंड स्थान पर है, और अनाज में हम तीसरे स्थान पर है। ये सारे के सारे फैक्ट आपको पूरे याद आने चाहिए।
इसमें से कहीं पर भी पूछा जा सकता है, सीधा फैक्चुअल वन लाइनर पूछा जा सकता है या फिर स्टेटमेंट में भी इसको पूछा जा सकता है। तो हम दूध, दाल और जूट में प्रथम स्थान पर है, उसके बाद में जो फल है और सब्जी है उसमें दूसरे स्थान पर, और अनाज उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर हैं। एक बार इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो, फोटो लेना तो आप ले लो इसका, हो गया। इसके बाद में इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खाद्य प्रसंस्करण बाजार 2025 तक 535 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जो 15.2% की CAGR से बढ़ रहा है। इसके अलावा कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2015 में 13.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 25.6% हो गई है। अब खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये खाद्य प्रसंस्करण होता क्या है। व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग? फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? जो प्राथमिक अनाज होता है, खाद्य जो चीज होती है, सबसे पहले क्या होता है? कृषि उत्पाद होता है। तो उस प्राथमिक कृषि उत्पाद से कृषि उत्पाद होता है, उसको खाने योग्य बनाना, ठीक है। उसके बाद में खाने से संबंधित कुछ और चीजें बनाना, ये सारी की सारी किसमें आ जाती है? खाद्य प्रसंस्करण के अंदर आ जाती है। क्योंकि हमारे मेंस का जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है खाद्य प्रसंस्करण एवं खाद्य प्रबंधन, तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर कुछ फैक्ट है वो प्री के हिसाब से भी आपको याद रखना है, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे में ये सीधे सीधे दिए हुए। अब ये दिया हुआ है कि भारतीय खाद्य प्रसंस्करण बाजार 2025 तक इसका मूल्य कितना है? तो 535 इसका बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। ये एक बहुत बड़ा ह्यूज आंकड़ा है, बहुत बड़ा ये डेटा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 2035 तक कितना, 25 तक कितना पहुंच सकता है? 535 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और इसकी वास्तविक जो चक्रवर्ती वृद्धि दर है वो कितनी है? 15%। इसके अलावा कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात की हिस्सेदारी कितनी बढ़ गई? हमारी लगभग 25% होने वाली। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है कि कृषि निर्यात में खाद्य प्रसंस्कृत उद्योगों की हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? 25% हो जाएगी। इसके बाद में केयर क्षेत्र में निवेश से वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर पर 475 मिलियन रोजगार पैदा होने की अनुमान है। भारत के संदर्भ में जीडीपी के 2% के बराबर प्रत्यक्ष सार्वजनिक निवेश से 11 मिलियन सृजन होने की संभावना है, जिनमें लगभग 70% महिलाओं को ये योजना जो लाभ है वो मिलेगा। जो केयर क्षेत्र, जो केयर यानी ध्यान रखने वाला जो क्षेत्र होता है, जैसे आजकल क्या हो गया, जो मॉडर्न डे में जो बड़ी सिटियां हैं वहां पर है, जो कि मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं, तो उनके बच्चों की जो देखभाल करने के लिए क्या करती है वो केयर मदर्स वगैरह है वो रखती है। तो क्योंकि आजकल का एग्रीकल्चर चेंज हो रहा है, पूरा इकोसिस्टम चेंज हो रहा है, तो ये सिस्टम चेंज होने की वजह से जो ये केयर वाले सेक्टर है इसकी है जो कि संभावनाएं ज्यादा बढ़ रही है। यहाँ पर जो डिमांड है वो ज्यादा हो रही है, और इस डिमांड की वजह से लोगों को रोजगार मिल रहा है। क्योंकि ये घरेलू क्षेत्र से ज्यादा संबंधित है, तो लगभग 70% महिलाएं हैं वो इससे लाभान्वित होने की संभावना है। एक बार फैक्ट देख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा हो गया चैप्टर 8। फिर हम चैप्टर 9 में पढ़ते हैं, कृषि और खाद्य प्रबंधन यदि हम सही कर ले तो कृषि में बढ़ोतरी अवश्य है। अब एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर अगर मैनेजमेंट अगर हम इनका सही कर लें तो हम कृषि में हमारी जो बढ़ोतरी है वो बिल्कुल जरूर होगी। ये सरकार का कहना है कि कृषि और फूड जो खाद्य प्रसंस्करण है उसमें हमें क्या करना है? प्रबंधन, कुशल तरीके से हमें प्रबंधन करना है। कैसे करना है वो देखते हैं। देश में लगभग 90% कृषक परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब देश की जो अधिकांश भूमि है वो बड़े जो जमींदार है या किसान वर्ग है उनके पास में ज्यादा भूमि है। भारत धान, गेहूं, कपास सहित अन्य फसलों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक। अभी हमने पढ़ा दूध, दाल और जूट, फिर एक आ गया मसाला। तो ये 4 चीजों का सबसे बड़ा देश आया, जो उत्पादक देश कौन सा है? भारत। भारत में नंबर 1 किसमें है? दूध, दाल, मसाला और जूट में हम नंबर 1 पर है। फिर धान, गेहूं, कपास, इनमें हम कौन सी रैंक पर है? दूसरी रैंक पर। जो इकोनॉमी सर्वे में डेटा दिया हुआ है इसको आपको याद में रखना चाहिए।
कौन सी फसल में भारत की क्या रैंक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आरपीसी इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे सीधे पूछती है, तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। कौन कौन सा, धान, गेहूं और कपास में हम सेकंड पे हैं, और दूध, मसाला, जूट और दूध, दाल, मसाला और जूट, इन चारों में हम कौन सी रैंक पे है, प्रथम रैंक पे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगली स्लाइड देखते हैं। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, जो एग्रीकल्चर से संबंधित जो एक्टिविटीज है उसमें हम देखते हैं, और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी एक्टिविटी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजीविका, देश की लगभग 42.3% आबादी है वो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। जो लाइवलीहुड लगभग 42% है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। मतलब भारत के कुल लोगों का लगभग 42% लोग जो अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में जीडीपी में योगदान, वर्तमान मूल्यों में भारत की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी कितनी है, लगभग 18.2% है। ये कृषि की जीडीपी में हिस्सेदारी है। सबसे ज्यादा जीडीपी में हिस्सेदारी किसकी है, सेवा क्षेत्र की, उसके बाद में उद्योग क्षेत्र की, और सबसे कम किसमें, कृषि क्षेत्र में। तो जीडीपी में हिस्सेदारी 18% है, और जो कुल आबादी की आजीविका है वो लगभग 42.3% है। उसके बाद में संवृद्धि दर और इसकी जो औसत वृद्धि दर है वो 4.18% कृषि क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर है। ये तीनों के तीनों फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आजीविका कितनी है, 42.3%। जीडीपी में योगदान कितने हैं, 18.2%। संवृद्धि दर कितनी है, 4.18%। इसके बाद में निर्यात देखते हैं, तो भारत 7% से अधिक खाद्यान्नों का निर्यात करता है। जो कुल निर्यात है उसका कितना करता है भारत निर्यात वैश्विक में, 7% से अधिक इंडिया एक्सपोर्ट करता है। किसका, जो फूड ग्रेन होता है उसका, खाद्यान्न का। फिर पशुधन, कृषि जीवीए में इसकी हिस्सेदारी कितनी हो गई वर्तमान में, 30%। जो एग्रीकल्चर का कुल जीवी है उसमें पशुधन की जो योगदान है वो कितना है, लगभग 30%। ये भी आपको याद रखना है। और जो मत्स्य पालन है उसका योगदान कितना है, 7.25%। कृषि क्षेत्र का कुल जीवी है उसमें पशुपालन का योगदान कितना है, 30%, और मत्स्य पालन का योगदान कितना है, 7.25% है। ये भी दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर भारत में कृषि जिंसों के लिए फ्यूचर मार्केट क्या है, फ्यूचर मार्केट के बारे में हम चर्चा करेंगे। फ्यूचर मतलब भविष्य का। इसमें जो मार्केट में जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनको पता होता है कि भविष्य में किसी भी वस्तु का या तो भाव बढ़ेगा या कम होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री करते हैं। अगर इनको लगता है कि भविष्य में किसी भी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, मान लो तो बढ़ेगी, तो वो पहले शेयर ज्यादा खरीद लेते हैं कम रुपए में, फिर बढ़ेगी तो इनको बेच देते हैं, तो उनको फायदा होता है, ठीक है। तो ये होता है। फिर मान लो किसी ने कोई शेयर खरीद लिया और उनको लगता है कि इन फ्यूचर उसकी रेट कम होगी, तो वो शेयर को क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। फिर उनको लगता है कि अब बढ़ेगी, उस समय वो क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। या फिर किसी को शेयर खरीदना होगा तो उसको लग रहा है कि अगर थोड़े दिन बाद किसी कंपनी के शेयर उसको लग रहा है कि कम होंगे, तो उसी समय वो क्या कर लेता है, खरीद लेता है। तो ये क्या होता है, फ्यूचर मार्केट। वायदा बाजार का उद्देश्य कृषि उत्पादन में मौजूद जोखिमों को कम करना एवं किसानों की आय को स्थिर करना। अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखेंगे तो सरकार ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसमें कमोडिटी मार्केट शुरू किया है। इसमें क्या होता है, सरकार द्वारा जो कृषि उत्पादों, क्योंकि कृषि उत्पाद अनिश्चितता पाई जाती है इसमें, क्योंकि ये कृषि है जो कि मानसून का जो है मानसून पर डिपेंड करता है। तो मानसून अगर किसी वर्ष ज्यादा हो या कम हो गया तो उससे कृषि उत्पादन पर क्या होता है, प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो कृषि उत्पादन में जोखिम को कम करने के लिए और किसानों की आय को संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये वायदा बाजार शुरू किया गया है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों की स्थापना 2003 में निम्नलिखित जो नेशनल एक्सचेंज है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उनकी स्थापना हुई थी। इकोनॉमी सर्वे में सीधे सीधे दिया हुआ है एनसीडीएक्स। ये जो एनसीडीईएक्स है ये केवल कृषि जिन्सों से संबंधित है, ध्यान में रखना। केवल किससे संबंधित है, कृषि जिन्स। तो मान लो किसी को अगर जीरे का भाव जानना कि कमोडिटी मार्केट में जीरे का भाव क्या है, तो आप जाओ लिख लेना जीरे का भाव, फिर पीछे लगा देना एनसीडीईएक्स।
तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी, उसमें खोलोगे तो पूरा कॉमोडिटी दिखा देगा कि इन मतलब प्रेजेंट पास्ट में इसका क्या भाव रहा है और प्रेजेंट में इसका क्या भाव है। ये किसमें दिखाता है? NCDEX। और ये NCDEX केवल कृषि जिनिसों से संबंधित है, इस फैक्ट को आपको याद में रखना है। NCDEX का पूरा फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2003 में। फिर मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज MCX, इसकी स्थापना भी 2003 में। नेशनल मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज, इसकी स्थापना भी कब हुई? 2003 में। फिर अगला फैक्ट है, इसको आपको मोस्ट लगा लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसके एग्जाम में पूछे जाने की सबसे अधिक संभावनाओं में से एक है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए पात्र कॉमोडिटीज की सूची है उसमें 91 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 104। पहले डेरिवेटिव में 91 सूची थी, वर्तमान में बढ़ाकर कितनी कर दी है? 104 सूची कर दी है। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। डेरिवेटिव में सूची 104 कर दी है। डेरिवेटिव में यह होता है कि जो कुछ लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे वो इससे जरूर वाकिफ होंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शन चेन होती है। इसमें क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन चेन में इस प्रकार का ग्राफ बना होता है, ठीक है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं शेयर मतलब प्रति सेकंड इनमें शेयर का जो मूल्य होता है उसमें चेंज होता है। कभी कभी शेयर का मूल्य अचानक बढ़ जाता है, कभी कभी अचानक कम हो जाता है, या फिर कभी कभी स्टेबल रूप से बढ़ता है या घटता है। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरह होता है। इसमें क्या होता है? किसी भी जो शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि इस शेयर की कीमत अब बढ़ने वाली है, तो उस समय वो हाथों शेयर को क्या कर देता है? बेच देता है। लगता है कि इसको लगता है कि नहीं इसकी कीमत अभी घटने वाली है, तो फिर वो क्या कर लेता है? कुछ शेयरों को वो खरीद लेता है ताकि उसको कम कीमत पे खरीद ले और बाद में उसको क्या कर सकते हैं? बेच सके। तो इसका मतलब क्या? फ्यूचर एंड ऑप्शन है उसको कि वो भी बेचे या फिर फ्यूचर में बेचे। तो ये क्या होता है? आपके डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए पात्र कॉमोडिटी की सूची है वो 91 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 104। ये फैक्ट आपको याद रखना है अच्छे से। इसके बाद में हमारी अगली स्लाइड आती है कि एग्रीकल्चर से संबंधित सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, उसके बारे में देखते हैं। प्रयास में इस बार जो इकोनॉमी सर्वे उसमें योजना दी हुई है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना का उद्देश्य सिंचाई और जल दक्षता के तहत क्षेत्रों के विस्तार को बढ़ावा देना है। सिंचाई और जल दक्षता को बढ़ावा देना सीधा सवाल। इसके दो घटक है, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और हर खेत को पानी। हर खेत को पानी इसका क्या है? मोटो भी है प्रमुख, ठीक है। तो ये सीधा सा आपने पहले भी ये पढ़ रखी होगी। फिर एक सूक्ष्म सिंचाई निधि बनी है और इस सिंचाई निधि को आपको याद कर लेना है। कृषि से संबंधित सूक्ष्म सिंचाई निधि है वो किसकी सहायता से बनी है? नाबार्ड की सहायता से बनी। और इसकी राशि कितनी है? 5000 करोड़ रुपए की ये राशि से ये निधि क्या हुई है? ये फंड बना है। फिर PM प्रणाम योजना हमने पहले पढ़ ली कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम से कम करना और जैविक उत्पाद या जैविक प्रणालियों के माध्यम से है जो कि कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने का पर इसका PM प्रणाम योजना का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये हो गए हमारे योजनाएं। इसके बाद में ई-रूपी, ई से पता चल रहा है कि ये किससे संबंधित है? ऑनलाइन चीजों से संबंधित है। एक मुश्त भुगतान प्रणाली है, किसान को सीधे जो आवश्यक सब्सिडी है वो उसके बैंक इंटरनेट के माध्यम से बैंक खाते में दी जाएगी। फिर है जो कि हमने ये फैक्ट है, सिक्किम पूर्णतः जैविक कृषि वाला विश्व का पहला राज्य। ध्यान रखना, न केवल इंडिया का बल्कि विश्व का यह पहला राज्य है सिक्किम जो नॉर्थ ईस्ट में। 2022-23 में भारत ने 17.54 बिलियन टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन हासिल किया है जो वैश्विक स्तर पर 30वें स्थान पर है और वैश्विक उत्पादन का 8% है। भारत में मत्स्य क्षेत्र के अगर पूछा जाए, हमने पहले भी पढ़ा था कि PM मत्स्य संपदा योजना मत्स्य पालन से संबंधित सरकार के प्रमुख पहल है और मत्स्य पालन का इकोनॉमी में क्या क्या रोल हो सकता है उसमें यह फैक्ट हम यूज कर सकते हैं कि भारत में मछली उत्पादन कितना होता है? 17.54 मिलियन टन है जो कि मत्स्य का पालन होता है, उत्पन्न होता है। और वैश्विक जो हमारी रैंक है वो हमारी रैंक क्या है? 3rd रैंक है। और वैश्विक उत्पादन का लगभग कितना हम उत्पादित करते हैं? 8% हम विश्व का उत्पादन का उत्पादित करते हैं। फिर हम देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। एक बार पुनः वापस आ गया,
देखते हैं क्या लिखा हुआ है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 2011-12 की कीमतों पर लगभग 5.35 की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बढ़ रहा है। तो जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है इसकी वृद्धि दर कितनी है? 5.35%। ये फैक्ट आपको याद है तो ठीक, नहीं तो ज्यादा इसको पूछे जाने की संभावना नहीं है। फिर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में जीवीए 2013-14 में 1.30 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 1.92 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। ये जीवीए में इसकी भूमिका है। ये आप खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का क्षेत्र कितना, एक बार इस फैक्ट को पढ़ लेना, ज्यादा पूछे जाने की संभावना नहीं है। वर्ष 2022-23 को दौरान प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात सहित कृषि खाद्य निर्यात का मूल्य 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ये भारत के कुल निर्यात का 17.7% है। ये आपको फैक्ट याद कर लेना। जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ है उनका निर्यात कितना हो रहा है और कुल जो निर्यात है उसका कितना प्रतिशत है? तो कुल निर्यात का कितना है? लगभग 11%। इसका मतलब हो गया कि एग्रिक जो फूड प्रोसेसिंग है उसका भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। फिर खाद्य प्रसंस्कृत निर्यात में हिस्सेदारी है वो कितनी हो गई हमारी? 23% हो गई है। फिर इससे संबंधित एक योजना आती है टॉप्स योजना, आपने पढ़े हुए, कई बार एग्जामों में आता है ये क्वेश्चन। टी यानी टोमेटो, ओ यानी ऑनियन, पी यानी क्या हो गया? पोटैटो, एस यानी स्कीम। तो टमाटर, प्याज और आलू से संबंधित ये स्कीम है। क्या है? मूल्य टमाटर, प्याज और आलू मूल्य श्रृंखला विकसित करने की यह योजना 2018-19 में शुरू की गई। टॉप्स योजना को कब शुरू किया गया? 2018-19 में। और ऑपरेशन ग्रीन्स भी चला गया था। अगर पूछे ऑपरेशन ग्रीन्स किससे संबंधित है? ऑपरेशन ग्रीन्स भी टमाटर, प्याज और आलू से संबंधित है। टॉप्स भी किससे संबंधित है? इन्हीं से संबंधित है। तो पहले क्या होती थी, जो टॉप्स होता था या ऑपरेशन ग्रीन्स था उसमें केवल 3 फसलें शामिल थी और वर्तमान में इसका जो दायरा है उसको बढ़ा दिया गया और वर्तमान में इसमें 22 फसलों को शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। और उसमें केवल वही फसलें शामिल की गई है जो जल्दी खराब होती है। ठीक है, तो टॉप्स या ऑपरेशन ग्रीन्स में वर्तमान में कितनी फसलें हैं? 22 फसलें हैं, जिनमें से 10 फल, 11 सब्जी और एक जो समुद्री उत्पाद यानी झींगा होता है वो इसमें शामिल है। तो ये हमारे हो गए टॉप्स स्कीम। इस प्रकार आज की क्लास हमारी यही पूर्ण होती है। जो एक बार आज जो हमने पढ़ा है इसको एक बार वापस कंसाइज देख लेते हैं और अपने आप जो नोट्स तैयार कर रहे हो, प्रिंट लेके आ गए हो, उन नोट्स में मैं अभी एक बार वापस बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद हम अगला शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर था 8 है रोजगार एवं कौशल विकास। कौशल विकास में हमने ये बताया था कि हमारे पास 2022-23 में कार्यशील जो कार्यबल है वो कितना हो गया? लगभग 56.5 करोड़। और जो बेरोजगारी दर है वो कितनी हो गई है? वो लगभग 10% है। उसके बाद में हमने पढ़ा गिग इकोनॉमी। तो गिग वर्करों की संख्या कितनी है? 77 लाख और इनका कुल कार्यबल का कुल कितना भाग है? ये 1.5%। फिर इसके लिए जो संहिता काम करती है उसका नाम है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। फिर हमने गिग इकोनॉमी को समझा। फिर है जो कि ग्रामीण रोजगार एवं विकास। भारत के पास कृषि योग्य भूमि का लगभग 11.2% हिस्सा भारत के पास है और भारत दूध, दाल, जूट और मसालों में उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और फल एवं सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और अनाज उत्पादन में हमारी रैंक कौन सी है? 3rd रैंक। इसके बाद में भारत खाद्य प्रसंस्करण बाजार कितना हो जाएगा 2025 तक? 535 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की संभावना है और जो कि इसका कितना है? 15% की वृद्धि से ये बढ़ रहा है। और कृषि निर्यात में हमारी हिस्सेदारी कितनी हो जाएगी? लगभग 25% होने की संभावना है। उसके बाद में केयर सेक्टर हमने पढ़ा। केयर सेक्टर में लगभग 30% महिलाओं को, 70% महिलाओं को फायदा होने की संभावना है। फिर उसमें हमने पढ़ा कि भारत धान, गेहूं, कपास उत्पादन में अन्य फसलों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा, दूध, दाल, मसाला और जूट उत्पादन में हम पहले रैंक पे है और अनाज उत्पादन में हम 3रे रैंक पे हैं। इसके बाद में अगला कृषि के क्षेत्र में आजीविका। तो लगभग 42.3% जो आबादी है वो कृषि क्षेत्र पर निर्भर करती है और जीडीपी में जो हमारी हिस्सेदारी है कृषि क्षेत्र की वो है 18.2% कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी है। फिर समृद्धि दर पूछी तो समृद्धि दर कितनी है कृषि क्षेत्र की? वार्षिक 4.18%। फिर हमने पढ़ा निर्यात। तो 7% से अधिक हम निर्यात कर रहे हैं।
फिर पशुधन, पशुधन जीवीए में हमारी जो पशुधन कृषि क्षेत्र का कुल जीवीए है उसमें पशुधन की हिस्सेदारी कितनी है 30.23% और मत्स्य पालन का हिस्सेदारी कितनी है 7.25% है। उसके बाद में हमने पढ़ा कमोडिटी मार्केट जो वायदा बाजार है। वायदा बाजार क्या होता है, कृषि उत्पादन में मौजूदा जो रिस्क है उसको कम करना और किसानों की आय को है जो कि सुरक्षित करना। तो 2003 में कुछ कमोडिटी मार्केट है उनकी स्थापना हुई, NCDX, MCX और फिर नेशनल कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज है उसकी स्थापना हुई। फिर जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए पात्र कमोडिटी है उनका दायरा बढ़ा दिया गया और वर्तमान में इस सूची में 91 से बढ़कर इस सूची में 104 है जो कि जो डेरिवेटिव की पात्र कंपनी है उनको बढ़ा दिए गए। तो डेरिवेटिव में पहले कितने थे 91, वर्तमान में कितने हो गए 104। फिर इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, सिंचाई एवं जल दक्षता को बढ़ावा देने के लिए इसके 2 घटक है, त्वरित सिंचाई लाभ योजना और हर खेत को पानी। फिर एक हमने निधि बनाई थी, फंड बनाया था सूक्ष्म सिंचाई निधि, किसके सहयोग से, नाबार्ड के सहयोग से, और इसका फंड कितना है 5000 करोड़ का। फिर PM प्रणाम योजना जो रासायनिक उर्वरक है उनके उपयोग को कम करना और जैविक उत्पादों के जो भी जैविक फसल है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए। फिर ई रूपी है तो किसानों को जो सब्सिडी दी जाएगी वो एक मुश्त भुगतान प्रणाली है, वो इंटरनेट के माध्यम से सीधे किसान के बैंक अकाउंट में दी जाएगी। और सिक्किम है जो कि दुनिया का पहला राज्य है जो पूर्णतः जैविक खेती करता है। फिर हमने पढ़ा कि मछली उत्पादन, तो मछली उत्पादन कितना होता है 17.54 मिलियन टन होता है जो कुल वैश्विक उत्पादन का 8% है। और भारत है जो कि मछली उत्पादन में विश्व में 30वें नंबर पर है। इसके बाद में हमने जो खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसके बारे में पढ़ा। फूड इंडस्ट्री की जो वार्षिक ग्रोथ रहेगा वो लगभग 5.35% है और जीवीए में इसकी हिस्सेदारी 1.92 लाख करोड़ की है। और खाद्य प्रसंस्करण को जो निर्यात है वो कितना है, भारत के कुल निर्यात का लगभग 11.7% है। प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में हमारी हिस्सेदारी है वो 23.4% है। फिर हमने टॉप्स योजना पढ़ी, टॉप यानी टमाटर, ऑनियन और पोटैटो, टमाटर, आलू और प्याज से संबंधित है योजना। इसमें पहले केवल 3 योजनाएं ऑपरेशन ग्रीन्स में शामिल थी, अब वर्तमान में जो 22 फसलों को बढ़ा दिया गया है इसमें वही फसलें शामिल है जो ज्यादा जल्दी खराब होती है। इसमें जो 11-10 फसल है वो फल है, 11 सब्जियां हैं और 1 समुद्री उत्पाद यानी झींगा इसके अंतर्गत शामिल है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और जरूर आप बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इंडियन जो इकोनॉमी सर्वे है वो सभी लोगों तक अपने जो खास मित्र हैं उन तक पहुंच सके। मिलते हैं कब तक, कल तक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।